चलिए रुक करते हैं आगे अपने गेस्ट की ओर, अपने एक्सपर्ट की ओर। अब जानते हैं आज की रणनीति क्या रहेगी और किस तरह से आज मुनाफा कमाया जा सकता है साल का आखिरी हफ्ता। और अपने एक्सपर्ट की ओर रुक करते हैं शीतल मैडम का। शीतल मैम को एक बार स्क्रीन पे लाया जाए। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और साल का आखिरी हफ्ता और आज बाजार का तीसरा दिन बुधवार। आज का बाजार कैसा रहेगा और क्या बाजार के खुलने के बाद आपने देखा, क्या अनुमान लगाए और क्या रणनीति आज के बाजार को लेकर आपकी है मैम? यस, साल का आखिरी हफ्ता, साल की आखिरी एक्सपायरी आप बोल सकते हो और रोल ओवर शुरू हो चुके हैं, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। कल का अगर आप डाटा देखोगे अबाउट द रोल ओवर, तो काफी आईटी सेक्टर्स में रोल ओवर हमने होते हुए देखा। वही टायर रिलेटेड कंपनीज में काफी रोल ओवर होते हुए देखा। एनर्जी स्टॉक में हमने रोल ओवर होते हुए देखा। सीमेंट सेक्टर्स में रोल ओवर होते हुए देखा। और यस, रियलिटी सेक्टर्स में हमने रोल ओवर, नंबर्स ऑफ रोल ओवर ज्यादा होते हुए देखे हैं। तो आप एक अनुमान हम लोग अगले महीने के लिए, मतलब नए साल के लिए लगा सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे सीमेंट सेक्टर काफी अच्छा अगले महीने के लिए रहेगा। वही रियलिटी सेक्टर्स और वही पे एनर्जी, टायर एंड आईटी सेक्टर्स में अभी तक, मतलब अभी भी 2 दिन बाकी है खत्म होने के लिए एक्सपायरी। और हमारा स्टॉक मार्केट के लिए स्पेशली एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी खत्म होने के लिए, महीना खत्म होने के लिए 2 दिन बाकी है। कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड में यहाँ पे हर चीज बदल जाती है। तो 2 दिन बहुत बड़ी चीज होती है। जी मैम, 2 दिन तो बहुत बड़ी चीज होती है। एक एक सेकंड में यहाँ पे आक्रमक तब्दीली देखी जा रही है। इसका एक जीता जागता नमूना अगर हम कहें तो हम सुबह से देख पा रहे हैं कि सुबह बाजार किस तरह खुला और बाजार के आंकड़े मिड सेशन में आते आते किस तरह से तब्दील हो गए। बीच में हरे निशान में, फिर लाल निशान में, फिर हरा, फिर लाल। और अभी भी निफ्टी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी इंडेक्स लाल निशान में तब्दील है। मैम, निफ्टी 50 को आप किस तरह से देखती हैं और क्या आपकी इस पर टिप्पणी रहेगी? निफ्टी 17,211 में ट्रेड कर रहा है 21 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर। पुलकित, आप मुझे थैंक यू बोल सकते हो क्योंकि लास्ट वीक जो प्रेडिक्शन हमने किया था वो एग्जैक्टली उतर चुका है। 17,200 का टारगेट आप ही के साथ मैंने शेयर किया था। एज पर न्यूमरोलॉजी काउंटिंग हमने किया था, नंबर्स का खेल हमने उनके साथ खेला था। और फ्राइडे हमने अगले हफ्ते के लिए प्रेडिक्शन दिया था, तब 17,200 का टारगेट दिया था। वो हो गया है। अब देखो 17,200 के आसपास कहीं निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाई है क्योंकि यहाँ पे जो पीसीआर रेशियो है ना वो 1.3 हो गया है। विक्स जो है वो 16 हो गया है, वॉलेटाइल इंडेक्स। वही बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 1.47 हो गया है। क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, मतलब क्रूड ऑयल अगर आपको याद होगा तो हमने 2-3 दिन पहले बात की थी तो 76 रुपीज प्रति डॉलर था, बैरल के हिसाब से था। और आज की अगर बात करूं तो बैरल का रेट हो गया है $79। सो यस, क्रूड ऑयल हमेशा ही डिफिकल्टीज लाता है और 2022 में भी हम लोग देखेंगे क्रूड ऑयल के वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट का रूप बना रहेगा। तो क्रूड ऑयल पे स्पेशली अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं तो निफ्टी वापस मुझे एक बार ये हफ्ते में 17,000 के आसपास मंडराते हुए दिख सकती है। ऊपर का लेवल अगर आप जाओगे तो 17,290 पे जा सकती है, बट नीचे 17,000 के आसपास एक बार सस्टेन करेगी। जी, 17,000 के निचले स्तर पर सस्टेन करता हुआ निफ्टी नजर आएगा। 17,290 के लेवल को ये छूता हुआ नजर आ सकता है। और बाजार अभी 2 दिन का शेष रह गया है। इस साल के आखिरी 2 दिन कितने अहम रहेंगे इसको हम देखेंगे। मैम, ये तो हमने निफ्टी पर जाना, निफ्टी के आंकड़े हैं। अगर निफ्टी बैंक की ओर रुख करें, निफ्टी बैंक की आज शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी, ठीक ठाक संकेत दे रहे थे निफ्टी बैंक। लेकिन पिछले 3-4 दिनों के ट्रेड सेशन की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी लगातार जितने एक्सपर्ट थे सब निवेश करने की सलाह दे रहे थे। आज भी बैंक निफ्टी कुछ ऐसे इस तरह से नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी मैम? आज के लिए अगर पुलकित सर बात करें तो 35,000 के आसपास एक बार निफ्टी वापस सस्टेन करेगी। एक्सपायरी तक हम लोग 34,690 देख सकते हैं और ऊपर की लेवल 35,500 के आसपास एक्सपायरी तक हम लोग देख सकते हैं। मतलब साल के आखिरी हफ्ते में डेफिनेटली बाजार हमें नाराज नहीं करेगा, बट अगले महीने की रणनीति करनी है तो आपको दोनों लेवल्स जानना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके जीरो लॉस स्ट्रेटेजी आपकी परफेक्ट बैठती है। तो यस, 34,690 नीचे
और ऊपर अगर 35,500 के आसपास एक बार आप आपकी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। मार्केट में षड्यंत्र खेलने का बहुत मौका मिलता है, और वैसे भी हम लोग सभी षड्यंत्र दिन में कितनी बार खेलते रहते हैं, तो एक बार मार्केट में खेल के देखिए, पैसा मिलेगा। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि मार्केट में षड्यंत्र खेल के देखिए, पैसा मिलेगा, मुनाफा कमाया जाएगा, नुकसान से बचाया जाएगा। शीतल मैम की स्ट्रेटेजी से हमने अभी तक काफी बढ़िया ट्रेड देखने को मिले, काफी अच्छे आंकड़ों को सही साबित होते हुए हमने देखा। और इसी के साथ निफ्टी बैंक मैम की रणनीति आपने जानी, निफ्टी पर रणनीति आपने जानी। मैम, आज जैसे मैं खबरें पढ़ रहा था सुबह, खबरों के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि आज जो फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में काफी तेजी देखने को मिल रही थी इन कंपैरिजन टू पिछले अगर ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो। दरअसल खबर ये थी कि डीजीसीआई ने एक दवाई को इनको मंजूरी दी है, तो एक्सपर्ट्स का यही मानना था, खबरों का यही मानना था कि आज डीजीसीआई की इस मंजूरी के बाद फार्मा सेक्टर्स में काफी उछाल देखने को मिलेगा। तो आज फार्मा सेक्टर्स के शेयर्स पर आपकी क्या राय है, और कौन कौन से शेयर आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, और कौन कौन से पोर्टफोलियो हमारे दर्शकों को अपने शामिल करने चाहिए? पुलकित सर, एक छोटी सी न्यूज का अगर आप पूरा पोस्टमार्टम कर लो ना, मतलब उसकी पूरी छानबीन अगर आप कर लो ना, तो आपके पास अपने आप रास्ते खुल जाते हैं और स्टॉक्स भी ओपन हो जाते हैं। और वही कुछ मैंने भी किया है। इस न्यूज का मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, ऐसे आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप मुझे बोलोगे तो यस, मैं फेमस हूँ स्टॉक का पोस्टमार्टम करने के लिए और स्टॉक न्यूज का पोस्टमार्टम करने के लिए। मेरे पास बस एक हिंट आना कंपलसरी होता है। तो यूएसए, यूके और यूरोप के साथ ओमिक्रॉन का जो इफेक्ट है वो इंडिया में कहीं ना कहीं अपने पैर फैलाते हुए हमें दिख रहा है। काफी सारे इंडियन गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। हमारे यहाँ तो 9 बजे के बाहर निकलना भी बंद कर दिया, तो हमारी न्यू ईयर पार्टी तो इस साल घर पे ही मनानी पड़ेगी। तो ये सारी जो रेस्ट्रिक्शंस आ चुकी है, वही गवर्नमेंट ने कोवैक्स और कार्बोवैक्स इमरजेंसी के लिए यूज करने के लिए परमिशन दे दी है। फिर वही एक और नया वैक्सीन, मतलब नई दवाई गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के लिए परमिशन दे दी है। पोलियो रविर, ऐसे कुछ उसका नाम है, बहुत डिफिकल्ट है, बट MOLNUPI, मोलुनोपिल रिवर, ये एक इसका नाम है। ये इमरजेंसी के लिए यूज करने के लिए बता दिया है, और ये अभी के लिए शॉर्टेज है, तो गवर्नमेंट ने बता दिया है कि 13 नई फार्मा कंपनीज इसका प्रोडक्शन इंडिया में ही करेगी। ये सबसे अच्छी बात है फार्मा के लिए। तो गवर्नमेंट ने सजेशन दिया है टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, नाटको फार्मा, इन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज बनी है कि ये इसका प्रोडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली फार्मा इन कंपनीज को फायदा होगा और फार्मा सेक्टर बूम करते हुए हम लोग देखेंगे। जी हाँ, तो फार्मा सेक्टर को हम बूम करते हुए देखेंगे, इन खबरों का असर इसमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैम, अगर फार्मा सेक्टर के आंकड़ों पर नजर डालें, एक बार मैं अपील करना चाहूंगा अपने डायरेक्टर साहब, अगर फार्मा सेक्टर का ग्राफ स्क्रीन पे लेके आइए। देखिए, आज फार्मा सेक्टर में वैसे भी हम लोग तेजी देख ही रहे हैं। बैंक निफ्टी हमने देखा कि मार्केट ऊपर खुला, फिर वहां से रेड कैंडल फॉर्म हुई, बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, बट यहाँ पे कहीं पे भी बेरिश कैंडल फॉर्म होने का अभी के लिए फिलहाल नाम नहीं है। ग्रीन हरियाली छाई हुई है। एक्चुअली ये हरियाली डेफिनेटली हम लोगों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है रूटीन लाइफ में। अगर हम लोग फार्मा के स्टॉक खरीद ले अभी तो फिर पैसे बनाएंगे, बट यस, हेल्थ के लिए अगर आप वरीड हो तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि फार्मा सेक्टर की डिमांड कम रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर कोई सेहतमंद रहना बहुत जरूरी होता है और फार्मा की डिमांड कम होना भी उतना ही जरूरी होता है। फिर भी एज पर चार्ट अगर आप देखोगे तो 160 पॉइंट की राहत हम लोग अभी के लिए इसमें देख रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में और बढ़त हम लोग इसमें देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, जो कि आपने कहा कि भले हम पैसा कमा लेंगे, लेकिन उस पैसे का क्या फायदा जब हम हेल्दी ना रह सके, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तभी हम पैसों का यूज कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात मैम आपकी रही, और इसलिए मैं एक बार फिर से टीवी 100 नेशनल की तरफ से आपसे अपील करता हूँ अपने सभी दर्शकों से
कि उचित दूरी का पालन करें, ओमिक्रॉन का खतरा को हल्के में ना लें। भले कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा था कि हमारे देश में किस तरह से भयावह स्थिति हमने हमारे देश में देखी थी, किस तरह से लोगों को पलायन करना पड़ा था, अपने रोजगार, अपने सभी चीजों को किस तरह से हाथ धोना पड़ा था। तो रोजगार से और मुनाफे से हाथ धोने से बेटर है कि अभी हाथ धो लिया जाए, मास्क पहन लिया जाए और उचित दूरी का पालन कर लिया जाए। मैम, ओमिक्रॉन के केसेस की आपने बात करी, तो मैं आज खबर देख रहा था कि आज लगभग ओमिक्रॉन में करीब 15 कोरोना के लगभग 15 लाख केसेस पूरी दुनिया में सामने आए हैं। लेकिन इसकी पुष्टि ये नहीं है कि 15 लाख केसेस में ओमिक्रॉन कितना है, डेल्टा कितना है। तो लगातार ये पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। और फार्मा सेक्टर की अगर मैं एक शेयर की बात करूं मैम, तो अभी कुछ दिन पहले फाइजर एक चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि फाइजर के एक बूस्टर डोज जिसको कहें तो यूएस एफडीए के द्वारा उसको मंजूरी मिल गई थी इमरजेंसी में यूज करने के लिए। लेकिन अगर फाइजर के आंकड़ों पे अगर हम नजर डालें तो कुछ बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 5045 पे खुला था, 5023 पे ट्रेड कर रहा है और 23 अंकों की गिरावट का हमें नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक बार फाइजर की ग्राफ अगर हम स्क्रीन पे लगाएं। फाइजर का ग्राफ स्क्रीन पे लगा लेता हूं मैम, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा समय लग रहा है। फाइजर में एक बार वही मतलब लाइक सारी फार्मा कंपनीज की अगर आप बात करोगे तो यस डेफिनेटली मैं हमेशा मतलब हम लोग सभी लोग यही प्रे करते हैं कि फार्मा की डिमांड ना बढ़े। स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए वो अलग बात हो जाती है, बट इन रूटीन जब हम लोग बात करते हैं तो यस डेफिनेटली फार्मा की डिमांड ना बढ़े, यही मेरी भी विश होती है। अभी अभी यहाँ पे रेडियो पे मेरा एक इंटरव्यू था और वहां पे भी यही पूछा गया था कि कितनी डिमांड रहेगी शीतल आने वाले दिनों में फार्मा के लिए। तो ये बताना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि 2022 में छोटा मोटा लॉकडाउन तो लगने ही वाला है, साथ में फार्मा की डिमांड भी बढ़ने वाली है, प्लेनेटरी डायरेक्शन ये बता रही है, बट वो बताना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर भी लोगों को समझाने के लिए बताना पड़ता है कि यस आप अगर प्रिकॉशंस लोगे तो डेफिनेटली फाइजर होने दीजिए, सन फार्मा होने दीजिए, टोरेंट फार्मा होने दीजिए। छोटी मोटी दवाइयाँ ठीक है, बड़े बड़े दवाइयाँ ना बनाए तो ज्यादा बेटर होता है, बट यस फाइजर इज द लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए फाइजर अच्छा है। इसके आंकड़ों पर नजर डालिए, आंकड़े इसके तब्दीली में क्या कुछ संकेत दे रहे हैं, इसके आंकड़ों में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी? इसके आंकड़ों पे अगर आप बात करो तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरा इसका टारगेट रहेगा 64 पहला और अगला टारगेट रहेगा 68 का, बट यस डेफिनेटली इसके लिए थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ेगा। 2 से 3 महीने का टाइम अगर आप इसके लिए देते हो तो डेफिनेटली ये अच्छा काम करते हुए आप देखोगे। स्टॉप लॉस क्या लेके चले मैम इसमें? इसमें स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो 56.30 का अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलोगे तो ज्यादा बेटर होगा जी। 56.40 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, 64 से 68 का आप इसमें टारगेट फिक्स कर लिए। 2-3 मंथ के लिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से निवेश करने की सलाह फाइजर पर। मैम, फार्मा सेक्टर के और कौन से शेयर है जिस पे आप नजर बना के रखी हुई है और किसमें निवेश करने की सलाह देंगी? सन फार्मा मुझे वन ऑफ बेटर, क्योंकि अभी जो 13 कंपनीज मिली है जिनको ऑर्डर मिली है ये सारी दवाइयां बनाने के लिए, इनका प्रोडक्शन करने के लिए, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, सिप्ला एंड नाटको फार्मा वन ऑफ माय रडार की कंपनीज आप बोल सकते हो। इन लोगों के लिए अगले आने वाले कुछ दिन बेहतर रहेंगे। जी मैम, एक बार सन फार्मा के ग्राफ में लगा लूं। सन फार्मा के मैम, सन फार्मा 829 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 14 अंकों की बढ़ोतरी के साथ। काफी बढ़िया यहाँ पर कंडीशन सन फार्मा की नजर आ रही है। जी मैम। यस, इसे अगर आपको अभी भी होल्ड करना है तो होल्ड आप कर सकते हो। यहाँ से खरीदारी की राय मैं नहीं दूंगी, थोड़ा सा नीचे मिलेगा तो डेफिनेटली बाय ऑन डीप की स्ट्रैटेजी इसके साथ आप बना लीजिए। और यस, अगर आप इसे हम लोग इसे बोलेंगे रैट स्ट्रैटेजी की तरह भी अगर आप यूज कर लेते हो, डेली अगर आप इसमें 2-5 रुपए का ट्रेड कर लेते हो, जैसे चूहा हर चीज खाने की कोशिश करता है उसी तरीके से इसके 2-5 पॉइंट आप खा लेते हो ट्रेडिंग के लिए, तो थोड़े ही दिनों में 860 का टारगेट तो करीब करीब मुझे अगले महीने तक इसका दिख ही रहा है।
जी मैम, सन फार्मा का टारगेट 60 का दिख रहा है मैम को, और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी से सन फार्मा को आप लेके चल सकते हैं। 829 पे ट्रेड कर रहा है, फ्रेश एंट्री की सलाह यहाँ पर नहीं है मैम। सन फार्मा के अलावा और कौन सा ट्रेड है जिसमें आप सलाह देंगे निवेश करने की? वन ऑफ डॉक्टर रेड्डी इज अ गुड स्टॉक, यहाँ पे भी ऑर्डर मिली है। रेड्डी का ग्राफ जरा स्क्रीन पे लगाइए, डॉक्टर रेड्डी। जी मैम, डॉक्टर रेड्डी 4823 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। उस हिसाब से, न्यूज के हिसाब से इसमें कभी कम बढ़त हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, और बढ़त यहाँ पे आ सकती है 5000 के आसपास। इस महीने हम लोग इसे देख सकते हैं 5200 के आसपास भी अगले जन फेब में हम लोग इसको एक बार छूते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 4694 का स्टॉप लॉस अगर आप लगा लोगे तो 2 महीने अगर आप इसे रोल ओवर करके चलते हो या फिर इक्विटी में आप लेते हो तो आपको 10 to 20% रिटर्न आराम से मिल जाएगा। जी मैम, आपने कहा कि डॉक्टर रेड्डी के लिए हम 5000 का टारगेट लेके चले इस महीने के लिए। महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हैं, क्या 2-3 दिन में ये टारगेट छूता हुआ नजर आएगा? आपने सुना नहीं पुलकित सर, मैंने बोला जनवरी फरवरी तक। मैंने बोला कि जनवरी, अभी हमारे लिए तो ये महीना खत्म हो चुका है। आप यही पकड़ के चलो कि ये मंथ हम लोगों के लिए खत्म हो चुका है। अब हमें बढ़ना है। हम लोग जो भी बात करेंगे जनवरी फरवरी की बात करेंगे और 2022 की बात करेंगे। जी मैम, 5000 का टारगेट ये छूता हुआ नजर आएगा। 4694 का स्टॉप लॉस डॉक्टर रेड्डी पे लेके चले। क्या फ्रेश एंट्री की सलाह है मैम इसमें? फ्रेश एंट्री की सलाह अगर आपको मिले 4800 और 4760-90 के आसपास अगर आपको मिलेगा तो डेफिनेटली आप इसे एंटर करके चल सकते हो। ठीक है, तो फ्रेश एंट्री की सलाह मैम ने आपको बताई कि डॉक्टर रेड्डीज में अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो आप इस पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी हमने देखा, सन फार्मा देखा, और फाइजर की हमने चर्चा करी यहाँ पर, फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर के अलावा हम और सेक्टर्स पे चर्चा करेंगे, जानेंगे आज के और कौन से सेक्टर है जो उसमें बूम आ सकता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर फिर से चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार लाइव के इस एडिशन में, जहां हम चर्चा कर रहे थे आज के बाजार की रणनीति पर, बाजार के आंकड़ों पर, बाजार के आंकड़े किस तरह से आपके मुनाफे में बदल सकते हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे थे और जान रहे थे अपने एक्सपर्ट द्वारा, शीतल मैडम द्वारा। दोबारा से रुक करेंगे अपने गेस्ट की ओर, शीतल मैडम का, और जानेंगे अगली क्या रणनीति बाजार के रहने वाली है। डॉक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे शीतल मैम को ले जाइए। मैम एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, हमने चर्चा करी अभी तक फार्मा सेक्टर्स के बारे में। फार्मा सेक्टर्स के बारे में आपने एक अहम रणनीति बताई, किस तरह से हम फार्मा सेक्टर में ट्रेड कर सकते हैं, आज हम कौन से शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मैम अगला जो सेक्टर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें शुगर सेक्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं। डायरेक्टर साहब शुगर सेक्टर का ग्राफ स्क्रीन पे लेके आइए, और शुगर के सेक्टर्स में क्या इंप्रूवमेंट और क्या लॉस से बचा सकता है, मैम एक बार आपकी टिप्पणी। यस अगर आप बोलोगे तो 2022 में मिठास भी महंगी होने वाली है, मतलब मीठा भी महंगा होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली, ये तो हमने प्रेडिक्ट करी थी पुलकित सर उस दिन। अब हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि 2022 में मिठाई भी महंगी होगी, मिठास भी महंगी होगी, मीठे बोल भी महंगे होंगे। ये हम लोग अभी जान रहे हैं। खुशियां भी सेलिब्रेट करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइज अगर आप देखोगे तो शुगर के रेट बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्राजील का जो शुगर का प्रोडक्शन है ना वो कम हो सकता है। अगर ब्राजील का शुगर प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो डिमांड बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा, और वर्ल्ड वाइज अगर देखोगे तो शुगर का रेट अगर बढ़ जाएगा तो इंडिया में भी वही कहीं ना कहीं इसका अफेक्ट होते हुए हम लोग देखेंगे। तो यस हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2022 में डेफिनेटली शुगर सेक्टर भी बहुत अच्छा बूम करते हुए हम लोग देखेंगे। अभी से अगर आप शुगर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो तो 2022 में आप प्रॉफिट बुकिंग करके अच्छा खासा मुनाफा वसूल कर सकते हो। जी मैम, अभी से हम अगर शुगर में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। और 2022 में मीठे बोल महंगे होने वाले हैं, मिठाइयाँ महंगी होने वाली हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मिठाइयाँ महंगी ना हो लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं कि मिठाई
और मीठे बोल आज के समय में भी बहुत महंगे हैं और बहुत कम देखने को मिल पा रहे हैं, और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए एक बार महंगाई फिर से दस्तक देने जा रही है। ठीक है मैम, शुगर सेक्टर में हम बात करेंगे एक बार धामपुर शुगर शेयर की। एक बार धामपुर शुगर का ग्राफ मैं स्क्रीन पर लगा लेता हूँ। ओवरऑल ऑल शुगर सेक्टर्स अच्छे ही रहने वाले हैं, बस हमें उसमें से चॉइस करना है कि अब देखिए मतलब मिठाइयाँ बहुत सारी है। किसी मिठाई की दुकान में आप चले जाओ तो आपके पास वैरायटी ऑफ मिठाई रहती है, बट आपकी चॉइस कौन सी है, और वो उसमें भी हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे लड़के के लिए ये अच्छा है, मेरे हस्बैंड के लिए अच्छा है, तो मेरे मदर इन लॉ के लिए ये अच्छा है। सो जब ये वैरायटी आपके सामने आती है तब जाके आप क्या सोचते हो, वही नॉट ओनली फॉर द शुगर सेक्टर। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब आप स्टॉक चॉइस कर रहे हो तो आप ये सारी चीजें भी सोचना शुरू कर दोगे ना, तो आपके बास्केट में, आपके पोर्टफोलियो में बहुत चुनिंदा और बहुत बेहतरीन स्टॉक आ सकते हैं, क्योंकि हमारा दिल हमसे गलत नहीं बोलता है। तो यस, धामपुर शुगर वन ऑफ माय बास्केट, ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली आप इसे 430 एंड 450 2022 में हम लोग एक बार इसे छूते हुए देख सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए धामपुर शुगर में क्या आपकी राय रहेगी, क्या फ्रेश एंट्री इसमें कर सकते हैं? आपको तो पुलकित सर पता है, जब कोई फंडामेंटल स्टडी कर ही लेता है तो, या फिर टेक्निकल स्टडी जब कोई करता है तो आपको एक ही सलाह देता है कि बाय ऑन डीप की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3% आज ये स्टॉक बढ़ चुका है। सुबह ही आज मैंने इसमें बाइंग की सलाह दी थी। अभी के लिए ठीक है, आपको वापस एक बार 290 95 के आसपास मिलेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरीके से उछाल नहीं दिखाता है। अभी के लिए वापस अगर आप इसमें स्ट्रैटेजी बना लो तो और बेहतरीन होगा। यहाँ से स्टॉक बढ़ने वाला है क्योंकि ब्राजील में प्रोडक्शन कम हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज है कि यहाँ से प्रोडक्शन कम हो गया, डिमांड बढ़ेगी और इंडिया को भी शुगर सेक्टर्स में अच्छी राहत मिलेगी। तो यस, डेफिनेटली अगर आपको यहाँ पे खरीदना है 100% अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसमें से 25% खरीद लो, फिर नीचे आता है 30% खरीद लो, बचा आपका 45%। वापस थोड़ा नीचे आता है तो उसे और डिवाइड कर लो। जैसे जैसे आप डाइवर्सिफिकेशन करते जाओगे वैसे वैसे प्रॉफिट भी आपका बेहतरीन होते जाएगा। जी, तो शुगर सेक्टर की अगर धामपुर शुगर की हम बात करें तो 313 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और फ्रेश एंट्री कर भी सकते हैं। वैसे बाय ऑन डिप पे की सलाह है और 430 से 450 तक का ये लेवल छूता हुआ आने वाले समय में धामपुर शुगर का ये नजर आएगा। मैम, शुगर सेक्टर में आगे और कौन सा शेयर जिसमें आप ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें निवेश करने की सलाह देंगी? काफी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, बट ओवरऑल अभी के लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि शुगर सेक्टर गुड। तो शुगर सेक्टर्स में काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। जी, शुगर सेक्टर ऐसा है जिसमें आप निवेश करके चल सकते हैं। मैम, अगला मैं कोई अपना पर्सनल सवाल या आपसे कोई रणनीति लूं, उससे पहले एक दर्शक हमारे हैं, उनका सवाल मैं लेना चाहूंगा। वो आपके व्यू जानना चाहती है RIIL रेल पे और आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट पे। सबसे पहले मैं ग्राफ लगा देता हूँ रेल का, RIIL का मैं ग्राफ लगा देता हूँ। डायरेक्टर साहब एक बार रेल का ग्राफ लगा दीजिए स्क्रीन पर। जी मैम, रिलायंस का ये स्टॉक 851 ट्रेड करता हुआ करीब 7 अंकों की गिरावट, और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या काम करेगी मैम? नहीं, RIIL से अभी के लिए थोड़ा सा दूर रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। और नीचे में ये आपको मिल सकता है 790 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप इसे बोलोगे तो 6 से 7 तक का और गिरावट की इसमें संभावना चार्ट के हिसाब से अभी लग रही है। तो अभी एंट्री करने की मतलब हम लोग ज्यादा उसे बोल सकते हैं कि हरी नहीं करते, घाई नहीं करते। हिंदी वर्ड मेरे लिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं पुलकित सर, तो एंट्री करने के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं। 790 के आसपास एक बार एंट्री करने के लिए मिलेगा।
तो 850 के आसपास वापस प्रॉफिट बुकिंग भी आपको मिलने की संभावना ज्यादा है। जी 790 पे अगर आप एंट्री करना चाहते हैं अंशु गुप्ता जी, तो आप 790 पे आने का इसका वेट कीजिए, 790 पे आप एंट्री कीजिए और 850 तक का आने की इसकी संभावना फिर से लगाई जा सकती है। अंशु गुप्ता जी, रिलायंस को लेकर ये रणनीति थी हमारे एक्सपर्ट की। मैम एक बार आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट पर नजर डालेंगे। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट पर क्या आंकड़ों में तब्दीली देखने को मिल रही है? एक बार मैं स्क्रीन पर ग्राफ लगवा लेता हूँ। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट, इसे मैं इतना ट्रैक नहीं करती हूँ, एक बार आप चार्ट सामने लेके आओगे तो आइडिया आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। जी मैम, ये 398 पे ट्रेड कर रहा है, करीब 7 अंकों की गिरावट। वही बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पर, बाय ऑन डीप वाली स्ट्रैटेजी से बेहतरीन होगा अगर हम लोग इसका बैलेंस शीट एक बार चेक करें। देखिए आपको पता है मैं पोस्टमार्टम कर ही लेती हूँ हर स्टॉक का, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लूंगी और मैं इसका पहले स्टडी करूंगी, उसके बाद में मैं आपको इसका प्रॉपर अपडेट कर पाऊंगी। इसका फंडामेंटल हमें देखना पड़ेगा, कंपनी एग्जैक्टली बैलेंस शीट क्या वर्क कर रही है, कंपनी का ओवरऑल डाटा कैसे है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, और आने वाले कुछ दिनों में कंपनी के पास काफी सारी ऑर्डर्स है, काफी सारे प्रोजेक्ट है, कहीं और नया प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। ये सब चीजें अगर हमारे जो दर्शक है, जो व्यूअर है, वो इकट्ठा कर ले, उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे 390 के आसपास एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग जल्द ही हम लोग कर सकेंगे। जी मैम, तो इस शेयर को लेकर हमारे दर्शक जो थे उनका सवाल ये था आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तो अंशु गुप्ता जी, आपके सवाल का जवाब आपको होप को मिल गया होगा। 390 के आसपास आने का वेट कीजिए। बाकी इसमें निवेश करने के लिए आप थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने के लिए, इस शेयर के पोस्टमार्टम के लिए, थोड़ा सा इसके कंटेंट डिस्कशन के लिए, इसके एनालाइजिंग के लिए, इसके डाटा को पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए और उसके बाद दोबारा से हम हाजिर होंगे और आपके इस शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। मैम इसके बाद अब अगर चर्चा करें, हमें चर्चा करें शुगर सेक्टर की, फार्मा सेक्टर की, और एक बार टेलीकॉम सेक्टर पे भी नजर डालें। टेलीकॉम सेक्टर के बारे में क्या टिप्पणी आपकी रहेगी और कौन से शेयर इसको निवेश करने की सलाह आपकी रहेगी? 2021 में हमने बोला था टेलीकॉम सेक्टर अच्छा रहेगा और हमने देखा कि टेलीकॉम सेक्टर्स ने काफी अच्छा वर्क किया। अब अगर आप देखोगे टेलीकॉम और इंटरनेट के लिए काफी सारे कंपनीज को लाइसेंस लगते हैं, परमिशन लगती है, तो वो जो पहले वाले रूल्स और रेगुलेशंस थे ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अभी गवर्नमेंट ने उसे थोड़ा थोड़ा स्मूथली करने की कोशिश की और अब यहाँ पे काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट थी वो थोड़ी सी कम कर दी है और उसमें आपको इजीली लाइसेंस मिलेगा, ये बोला गया है। अब ये जो सर्विस है ये फॉरएवर लगने वाली है, तो ये जो सर्विस लगने वाली है इसके लिए सिंगल विंडो अप्रूवल और ऑटोमेटिक अप्रूवल के लिए भी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। अगर बाय मिस्टेक कोई भी पेनल्टी लगती है, पहले ये पेनल्टी बहुत ज्यादा थी, टेलीकॉम के लिए कोई भी गलती हो जाती थी ना तो बहुत बड़ी पेनल्टी लगती थी, मतलब वहां पे गलती करना मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क लेना ऐसे था। बट अभी जाके कहीं गवर्नमेंट ने बोला है कि जो पेनल्टी लगेगी वो कम से कम लगाने की कोशिश हम लोग करेंगे। सो ये काफी सारी अच्छी बात है। लाइसेंस के लिए परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल गारंटी अभी डेफिनेटली अनिवार्य नहीं रहा है। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखोगे तो टेलीकॉम सेक्टर्स में काफी राहत हम लोग देख सकते हैं। और टेलीकॉम रिलेटेड अगर आप बात करोगे तो देखो टेलीकॉम सेक्टर्स में ही सिर्फ आइडिया भारती खरीदने से बेटर है इंटरनेट के लिए कौन सी चीजों की जरूरी प्रोडक्शन होती है, फिर कौन सा फाइबर लगता है, फाइबर ऑप्टिकल कैसे लगते हैं, जहां जहां आप मतलब लाइक इंटरनेट के पोल्स लगाते हो, तो वो सारी चीजें अगर आप और फंडामेंटली अगेन पुलकित सर आप यहाँ पे वापस मुझे यही बोलोगे कि रीडल कितनी चीर फाड़ कर लेती है, एक सेक्टर्स को लेके 10 सेक्टर्स जब हम लोग मिला लेते हैं तो बैंक बैलेंस भी 10 तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। जी मैम, ये था टेलीकॉम सेक्टर को लेकर हमारी मैम की राय। और टेलीकॉम सेक्टर में भी आप निवेश करने की रणनीति बना सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ
दो ही ऐसे शेयर नहीं है, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्क्स जो कंपनियां लगाती हैं, इन सारे शेयर्स की आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मैम, आज की खबरों के अनुसार अगर हम रुक करें, आज के खबरों के अनुसार कौन कौन से शेयर आज हमने फोकस में रखे थे, तो एक बार श्रीराम ग्रुप पे नजर डालेंगे। मैम, श्रीराम ग्रुप की एक ऐसी खबर आई थी कि ये जनरल इंश्योरेंस श्रीराम अपने 10% का हिस्सा ये बेचने जा रहे हैं, जो कि इनकी होल्डिंग कंपनी है KKR, वो कंपनी खरीदेगी करीब 1800 या 2000 करोड़ में। तो श्रीराम का ग्रुप का जो पोर्टफोलियो और जो मैप है ये हमारे स्क्रीन पर है, 82 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यस, अभी के लिए ये काउंटर भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, ऐसे बोलेंगे। अगर 100 में से आप मुझे पूछोगे कि शीतल इसे कितने नंबर्स देगी, तो डेफिनेटली 100 में से मैं इसे 40% दूंगी। अभी के लिए 40% खरीदारी करने की सलाह है, 60% हम लोग बाय एंड डीप की स्ट्रैटेजी पे खरीदेंगे। स्टॉप लॉस रख के इस कंपनी के साथ आपको काम करना चाहिए। 79.30 का अगर स्टॉप लॉस आप माइंड में रखते हो, तो आने वाले कुछ दिनों में 87 पहला और 92 सेकंड टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हो। जी मैम, जिस तरह से आपने बताया था सुबह कि कौन कौन से सेक्टर अहम रहने वाले हैं और इस साल कौन कौन से सेक्टर अहम रहे, आने वाला साल कौन सेक्टर के लिए अहम रहेगा, तो एक बार अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर पे नजर डालें और टेक्सटाइल सेक्टर पे आपकी क्या राय रहेगी, टेक्सटाइल सेक्टर इस साल कैसा रहा और आने वाले सालों में टेक्सटाइल सेक्टर किस तरह से मुनाफा दिला सकता है? देखिए, 2022 मतलब वुमेन्स का ईयर है और आपको पुलकित सर, आई डोंट नो, आप शादीशुदा हो? नहीं मैम, मैं सिंगल हूँ अभी तक। हाँ, तभी जाके आपको इतनी डिमांड पता नहीं है कि जब गर्ल्स होती है और वाइफ होती है, सिस्टर होती है, मॉम होती है, सिस्टर और मॉम का छोड़ दीजिए, बट आपकी गर्लफ्रेंड अगर हो या फिर आपकी जब शादी होगी, तब आपको टेक्सटाइल का इम्पोर्टेंट पता चलेगा। जब हमारे कबर्ड में काफी सारे कपड़े होते हैं ना, फिर भी हमें जब बाहर निकलना होता है तो हमारे पास कुछ अवेलेबल होता ही नहीं है। ये सभी के साथ होता है। तो टेक्सटाइल की डिमांड तो डेफिनेटली कम नहीं होने वाली है, और 2022 में तो स्पेशली टेक्सटाइल की डिमांड बिल्कुल भी कम नहीं होगी। सारे तरीके से टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ेगी, मतलब लाइक आप उसमें हर जगह से टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ेगी। फिर वो क्लोथ्स में होने दीजिए, बैग्स में होने दीजिए, फिर वो डाइंग में होने दीजिए, तो जो भी कंपनीज रिलेटेड टू टेक्सटाइल वर्क कर रही है, तो गो हेड। टेक्सटाइल सेक्टर्स भी 2022 में अमेजिंगली वर्क करने वाला है, क्योंकि वीनस का साल है, फेमिनाइन ईयर है, और हमारा ही मतलब राज रहने वाला है, तो टेक्सटाइल का भी राज रहेगा ही। जी, टेक्सटाइल की डिमांड लगातार बढ़ती रहती है, और मैम एक बात आपने बहुत कॉमन कही, जो हम सबकी लाइफ में बहुत कॉमन है। हमें जब बाहर जाना होता है तो हमारे पास कपड़े नहीं होते, भले ही हमारा जो कबर्ड है वो कपड़ों से भरा रहता हो। तो एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप टेक्सटाइल में निवेश कर सकते हैं। आने साल वीनस का है और टेक्सटाइल में भी आपको अच्छा खासा निवेश देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर की एक बड़ी हस्ती और बड़ा नाम जो एक शेयर है, वो रेमंड्स की मैं बात करना चाहूंगा। मैम, एक बार मैं ग्राफ लगा देता हूँ रेमंड्स का। डायरेक्टर साहब, एक बार रेमंड्स का ग्राफ स्क्रीन पे लेके आइए। जी मैम, रेमंड 623 पे यहाँ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 4 अंकों से लगभग 4 या 5 अंकों हम कह सकते हैं, 5 अंकों से ऊपर की तरफ। रेमंड को लेकर क्या रणनीति आप साझा करना चाहेंगे मैम? देखिए पुलकित सर, आपने मन बना लिया है अभी शादी करने का या नहीं बना लिया है? फिर अगर मेरी बातें सुन के आपने मन बना लिया है तो आप देख लीजिए, स्टॉक में 4 रुपए का उछाल आते हुए हमने देख लिया। जैसे आपके दिल में लड्डू फूटे हैं, वही स्टॉक में भी अपनी मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। यस, रेमंड वन ऑफ द गुड स्टॉक, बट अभी के लिए काफी सारा कंपटीशन रेमंड के लिए आ चुका है। अगर फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो काफी सारा कंपटीशन रेमंड के लिए आ चुका है। अगर रेमंड कहीं और जगह पे इन्वेस्टमेंट करे या फिर अपने कहीं और प्रोडक्ट अगर लॉन्च करेगा, तो यस, कंपनी के लिए आने वाले कुछ साल और बेहतरीन रहेंगे। मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और थोड़ा सा अगर रेमंड होती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए रेमंड में इन्वेस्टमेंट करना नॉट बैड। अभी के लिए एग्जैक्टली अगर आप मुझे पूछोगे तो अभी के लिए 590 580 के इन बिटवीन अगर ये स्टॉक मिलता है, तब हम लोग खरीदारी करना ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, 590 580 का अगर इसमें मिलता है तो आप इसमें निवेश करने की सलाह है। और 623 पे यहाँ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। रेमंड लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे दिखता हुआ हमें नजर आ रहा है। मैम,
ये तो हो गया टेक्सटाइल सेक्टर, शुगर सेक्टर और हमने देखा टेलीकॉम सेक्टर। एक बार आईटी सेक्टर पे भी नजर डाल लेते हैं। आईटी सेक्टर क्या कह रहा है, एक बार निफ्टी आईटी का चार्ट डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आइए। जी मैम, निफ्टी आईटी की 38,290 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 299 करीब। आप एक बार अनुमान लगा सकते हो, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे आती है तो आईटी सेक्टर्स में थोड़ी बहुत राहत हम लोग देख सकते हैं। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कल रोल ओवर का डाटा देखोगे तो आईटी सेक्टर बहुत बेहतरीन डाटा रोल ओवर का दिख के आया था और बाइंग भी दिख के आई थी। बट आज मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पा रहा है। टॉप 50 में भी स्टॉक आईटी के बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं दिख रहे। उस वजह से अगर आप एज कंपेयर बैंक निफ्टी के देखोगे तो आईटी निफ्टी में सिर्फ 68 पॉइंट की गिरावट है और बैंक निफ्टी में 160 पॉइंट की गिरावट है। तो ये जो कंपैरिजन आप करोगे तो आईटी सेक्टर्स में अभी भी राहत बनी रहने के ब्राइट चांसेस है। तो 38,000 के आसपास एक बार इन्वेस्टमेंट करना हर्ज नहीं है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल मैम, आपने तमाम सेक्टर्स पे हमें बहुत अहम जानकारी दी। आज के साल की किस साल के कौन कौन से सेक्टर अहम रहे, आने वाले साल में उन सेक्टर का क्या रुख रहेगा, और आने वाले साल की जिस तरह से आपने हिदायत दी कि बहुत महंगी होने वाली है मिठाइयाँ और मीठे बोल, और इस मीठे बोल के साथ कपड़े भी काफी डिमांड में रहने वाले हैं। शादी की तैयारी मैं करना शुरू कर देता हूँ आपके गाइडेंस के अकॉर्डिंग, और आपको भी शादी में इन्वाइट किया जाएगा। आप वक्त निकाल के जरूर शादी में शामिल होने का कष्ट करें। और इसी के साथ आपने जो तमाम जानकारियां हमारे तस्वीर साझा करी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। टीवी इंटरनेशनल की तरफ से आपका बहुत बहुत समय देने के लिए, आपका कीमती समय निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शीतल मैम। थैंक यू।